आखिर दुनिया को अपने कदमों पर झुकाने वाला चंगेज खान भारत की सीमा पर आकर रुक क्यों गया? उसने हमला क्यों नहीं किया? कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है साल 1221। ये वो साल था जब इतिहास एक दोराहे पर खड़ा था और सिर्फ एक फैसला पूरी दुनिया का भविष्य तय करने वाला था। जरा सोचिए, चंगेज खान जिसकी फौज के घोड़ों की टापों ने चीन से लेकर सेंट्रल एशिया तक हर सल्तनत को रोन डाला था, वह भारतीय उपमहाद्वीप के दरवाजे पर खड़ा था। पूरी दुनिया की नजरें उसी पर थी। वह सिंधु नदी के किनारे पर खड़ा था। उसके और भारत की बेशुमार दौलत के बीच सिर्फ एक नदी थी। उसका बस एक इशारा इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता था, पर उसने वह इशारा नहीं किया। वह वापस लौट गया। लेकिन क्यों? तो इस क्यों का जवाब छुपा है चंगेज खान के दिमाग में। उसे समझने के लिए हमें उस इंसान को जानना होगा जो इस नाम के पीछे था, और उसकी कहानी शुरू होती है मुश्किलों और धोखे से। उसका असली नाम था तेमुजिन। जब वह सिर्फ 9 साल का था, उसके पिताजी एक कबीले के सरदार थे। उन्हें जहर देकर मार दिया गया। फिर उसके ही कबीले ने उसके परिवार को दद्दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, और कुछ साल बाद एक दूसरे कबीले ने उसकी पत्नी को अगवा कर लिया। इन सब बातों ने तेमुजिन को अंदर से पत्थर का बना दिया और उसके अंदर बदले की एक ऐसी आग जला दी जो पूरी दुनिया को जलाने वाली थी। और यही हमें चंगेज खान की सोच का सबसे बड़ा सुराग मिलता है। उसे दौलत, सोना चांदी, इन सब चीजों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ एक चीज चाहता था, बदला, और उस बदले से मिलने वाली ताकत। तो बचपन की इन मुश्किलों ने उसे एक ऐसा योद्धा बनाया जो हर कदम एक तय पैटर्न पर चलता था। चलिए उसके हमलों के तरीके को समझते हैं, जो हमें भारत वाले रहस्य के और करीब ले जाएगा। उसकी हर लड़ाई किसी अपमान, किसी धोखे या किसी रंजिश का सीधा जवाब होती थी। पहली रंजिश, चीन के साम्राज्य जिन और जिया राजवंशों ने सदियों से मंगोलियों पर अत्याचार किया था और उन्हें बांटा था और मंगोलियों पर हमला करते रहे। चंगेज खान के लिए यह सबसे बड़ा अपमान था, जिसे वह कभी नहीं भूला। और नतीजा तो आप सोच ही सकते हैं, पूरी तबाही। साल 1215 तक चंगेज खान ने इन दोनों ताकतवर साम्राज्यों को सिर्फ हराया ही नहीं, बल्कि उनकी ताकत को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। बदला पूरा हुआ। दूसरी रंजिश कारा खित्ता साम्राज्य से हुई। साल 1218 में उन्होंने एक मंगोल शहर पर हमला किया। उस युद्ध में चंगेज खान के दामाद को तीर लगा और उसकी मृत्यु हो गई। चंगेज खान की पुत्री ने रोते हुए चंगेज खान से कहा कि वहां का कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचना चाहिए। यह एक पर्सनल अटैक था और नतीजा इतिहास ने खुद को दोहराया। कारा खित्ता साम्राज्य को उनकी गुस्ताखी की ऐसी सजा मिली कि उसको दुनिया के नक्शे से ही मिटा दिया गया। कहते हैं उस युद्ध में स्त्री, पुरुष, बच्चे, जानवर, यहाँ तक कि कुत्तों और बिल्लियों को भी मार दिया गया। एक और बदला ले लिया गया। और अब आती है तीसरी रंजिश, ख्वारिज्म साम्राज्य से। चंगेज खान ने ख्वारिज्म साम्राज्य में एक व्यापारिक दल भेजा। वहां के सुल्तान ने उनका अपमान किया और उनकी हत्या करा दी। चंगेज खान ने दोबारा 3 दूत भेजे। अब की बार एक दूत की हत्या कर दी गई और 2 दूतों की दाढ़ी और मूछ मुड़वा दिए गए। दाढ़ी मूछ उस समय सेना का सम्मान हुआ करती थी। यह चंगेज खान की ताकत को एक सीधी चुनौती थी। यह सम्मान का बदला इतिहास के सबसे भयानक और विनाशकारी हमलों में से एक बना। ख्वारिज्म साम्राज्य को पूरी तरह मिटा दिया गया। जिसने भी चंगेज खान को चुनौती दी, उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। साल 1221 जब चंगेज खान की घुड़सवार फौज ख्वारिज्म साम्राज्य के भागते हुए राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा कर रही थी, तो सामने से सिंधु नदी आ गई। जलालुद्दीन ने घोड़े सहित सिंधु नदी में छलांग लगा दी। तीर अंदाजों ने उसे तीर से मारना चाहा, लेकिन चंगेज खान उसकी इस बहादुरी से प्रभावित हुआ और उसने तीर अंदाजों को तीर मारने से रोका। राजकुमार जलालुद्दीन दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से पनाह मांग रहा था। यानी चंगेज खान का सबसे बड़ा दुश्मन अब भारत की जमीन पर खड़ा था। तो फिर चंगेज खान ने हमला क्यों नहीं किया? तो पहली और सबसे मजबूत वजह है डिप्लोमेसी। दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बहुत ही समझदार और चतुर शासक था। उसने बड़ी होशियारी से जलालुद्दीन के भेजे हुए दूत की हत्या करा दी और जलालुद्दीन को संदेश भेजा कि यहाँ की गर्मी और मौसम आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब जब जलालुद्दीन को कोई मदद ही नहीं दी गई तो रंजिश नहीं बनी, और जब रंजिश नहीं बनी तो बदला किस बात का? अब दूसरी वजह स्ट्रेटेजिक थी। हुआ यह कि ठीक उसी वक्त जब चंगेज खान भारत की सीमा पर था, उसे खबर मिली कि चीन में जिस जिया राजवंश को वह जीत चुका था, उन्होंने बगावत कर दी है। यह उसके अपने साम्राज्य में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए उसे तुरंत वापस लौटना पड़ा। इन 2 वजहों के अलावा कुछ लोग मानते हैं कि वह बौद्ध धर्म का काफी सम्मान करता था और भारत को पवित्र भूमि मानकर उस पर हमला नहीं करना चाहता। एक कहानी तो यह भी है कि उसे सपने में एक सफेद यूनिकॉर्न ने वापस लौटने का इशारा किया, और एक बहुत प्रैक्टिकल वजह यह भी हो सकती है कि भारत की गर्म और उमस भरी जलवायु मंगोलियों की कड़ाके की ठंड में लड़ने वाली उनकी सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके धनुष एक खास गोंद से बने थे। भारत की गर्म और नमी वाली जलवायु में धनुष की डोर ढीली हो रही थी। तो इन सब कारणों ने उसे भारत की सीमा से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। आपको इनमें से कौन सा कारण सबसे सटीक लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।